हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज का जो हमारा फ्यू मिनट्स का सेशन है, तो इसमें हम 11 इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर देखेंगे जो कि इकोनॉमिक सर्वे से यहाँ पर निकाली गई हैं एंड अगेन आपके प्रीलिम्स 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो जनरली ये जो टर्म्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत डिटेल में इनके बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, बट एक बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता है कि ये टर्म किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आपको फेमिलैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो 11 टर्म्स हैं। तो ये आपकी बेसिक्स 11 टर्म्स हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अब हो सकता है टर्म्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हो, कुछ के बारे में ना पढ़ा हो। पढ़ा है तो भैया रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो एक तरीके का वैल्यू एडिशन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि स्लीपी क्लासेस द्वारा मेंस की प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए एसए का कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। अब एसए के कोर्स में खास बात क्या है कि क्योंकि आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये रहता है आपकी मेंस की प्रिपरेशन का, काफी इंपॉर्टेंट रोल वहां पर प्ले करता है आपका मार्कशीट में। अगर आपको अपना फाइनल लिस्ट में यहाँ पर नाम चाहिए उस चीज के लिए, जैसे कि रिसेंटली 2022 का भी रिजल्ट यहाँ पर आया है, तो जिन जिन का भैया हो गया है बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और जिनका नहीं हुआ है तो भैया, जो पहले भी मैंने एक बात कही थी कि द जॉब इज नॉट डन अंटिल द जॉब इज डन। यदि आपने बिल्कुल ठान लिया कि आपको इसी फील्ड में रहना है, इस यूपीएससी डोमेन में रहना है, आगे जाते हुए एक अफसर वहां पर बनना है, तो डेफिनेटली अपनी मेहनत के ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए। इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर थोड़ी और मेहनत करके, थोड़ा और स्मार्ट वर्क करके आप डेफिनेटली वहां पर रैंक हासिल करेंगे। तो अब बात करते हैं इस कंपोनेंट के बारे में, ऐसे कंपोनेंट के बारे में। तो इसमें खास बात क्या है कि आपको दो तरीके के सब कंपोनेंट्स कवर किए जा रहे हैं, एक थीमेटिक, एक फिलोसफिकल। तो इनमें दोनों का आपको कंटेंट दिया जाएगा। एसे राइटिंग के जूम सेशंस वहां पर कंडक्ट किए जाएंगे, थीसिस राइटिंग के ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा, एफएलटीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इवेल्युएशंस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। तो यदि आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स के बाद बिल्कुल तैयारी है अभी अभी, अब भैया मेंस देना ही देना है, तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करके अपना एक बहुत ही होलिस्टिक कंपोनेंट को आप इजीली वहां पर कवर कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं पहली टर्म के साथ, स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी। तो बेसिकली ये जो फैसिलिटी है, इससे पहले क्या थी, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन फैसिलिटी स्कीम थी, जिसके आधार पर क्या बोला गया था कि यहां पर हम हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे ताकि क्रिएट की जा सके इंडिविजुअल हाउसिंग लोन पोर्टफोलियोज जो कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर वहां पर आ रहे हैं। तो ये तो बात रखी गई थी आरबीआई द्वारा, जो वहां पर बात रखी गई थी कि पीएसएल नॉर्म्स के अंतर्गत यहाँ पर जो लोन्स प्रोवाइड करने हैं तो उसके लिए थोड़ी लिक्विडिटी आपकी इन्फ्यूजन स्कीम यहाँ पर रखी गई। बट फिर बाद में जब जिस प्रकार का हमने ट्रेंड देखा पेंडेमिक के टाइम पे, ओवरऑल हमारा जो ये पूरा रियल एस्टेट सेक्टर था थोड़ा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में यहाँ पर देखने को मिला, हालांकि उसके बाद अच्छी ग्रोथ भी यहाँ पर इन्होंने देखी है। तो पेंडेमिक के टाइम फिर यहाँ पर स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी निकाली गई। अब इसको निकालने का औचित्य क्या था, पहली बात, रीफाइनेंस से क्या क्लियर हो रहा है कि इसके माध्यम से डायरेक्टली लोन्स तो नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, मतलब कि जो यहाँ पर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जो आपके इस तरीके के HFCs हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, या बाकी जो आपके इस तरीके के प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें रीफाइनेंस करना है, उन्हें वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो ये बेसिक सा पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम थी ये आपकी इस चीज के लिए निकाली गई थी ताकि यहाँ पर अलग से सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, किन्हें, इन पर्टिकुलर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और प्राइमरी जो आपके प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस वहां पर थे। ठीक है जी, तो इसका बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपको पता होनी जरूरी है। तो इस साल का जो आपका, इस साल का तो नहीं, 2022-23 का जो आपका इको सर्वे था जो कि इसी कैलेंडर ईयर में हमने रिलीज होता हुआ देखा था, उसमें एक पर्टिकुलर बॉक्स है जहां पर इस स्कीम के बारे में बात की, इस फैसिलिटी के बारे में वहां पर बात की गई है। तो हो सकता है, चांस बन सकता है कि शायद कोई वन स्टेटमेंट क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ये स्कीम किस चीज से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना जरूरी है कि किस चीज से यहां पर आपकी बात की गई है, क्या ऑब्जेक्टिव यहां पर रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग, अगेन इंपॉर्टेंट चीज की भैया पता होनी जरूरी है कि लेडिंग क्या चीज है। अब इलेक्ट्रॉनिक बिल है तो उसका क्या फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो लेडिंग की प्रोसेस किसे कहते हैं कि जब आपकी गुड्स वहां पर एक तरीके से लोड किए जाते हैं किसी भी शिप में, ठीक है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम लेडिंग वहां पर कहेंगे। तो बिल ऑफ लेडिंग फिर हम किसे कहेंगे, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि यहां पर कैरियर ऑफ द गुड, मतलब जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर गुड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वो इस बिल को यहां पर इशू करेगा। कि मान लीजिए एक तरीके से ये आपकी शिप रही, ठीक है जी। अब ये इस शिप पे जैसे आपका प्रोडक्ट यहां पर लोड हो चुका है तो उसी टाइम पर आपको ये बिल ऑफ लेडिंग यहां पर इशू कर दिया जाएगा, जिसके द्वारा ये शिप यहां पर कंट्रोल की जा रही है, किसे, जिसके जिसके द्वारा यहां पर शिपमेंट की गई है, शिपर को।
ठीक है, अब ये बेसिकली डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा एविडेंस या फिर प्रूफ ऑफ शिपमेंट कि यहां पर ये चीज यहां से जा चुकी है। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है एक शिप पे चढ़ चुका है, कहीं जाएगा, डेफिनेटली वहां पर फिर अनलोड भी होगा। तो वहां पर जब अनलोड होगा तो इस बिल ऑफ लेडिंग के माध्यम से, अब जिसके पास भी बिल ऑफ लेडिंग वहां पर अवेलेबल रहेगा वो उस प्रोडक्ट को वहां पर रिसीव कर लेगा। तो पहले जो प्रोसेस थी, जो पहले आपकी प्रोसेस वहां पर चलती थी, उसमें क्या देखा जाता था कि इसे वहां पर बाया कोरियर वहां पर भेजना पड़ता था। बट अब क्या कर दिया गया है, अब आपका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन यहां पर निकाल दिया गया है, जो कि अगेन क्या इंश्योर कर रहा है कि स्पीड वहां पर आपके प्रोडक्ट्स की इजीली वहां पर अवेल किया जा सके, सिक्योरिटी यहां पर बढ़ाई जा सके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन्फॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू किस प्रकार का प्रोडक्ट है, क्या क्या किसके द्वारा यहाँ पर शिपिंग की गई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। तो ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी यहाँ पर जरूरी है। तो वही चीज़ आपको समझाई गई है कि अगर हम बात करें पेपर के, जो आपके पेपर बेस इस प्रकार के बीएल्स वहाँ पर रहते थे, बिल ऑफ लेडिंग्स जो वहाँ पर रहते थे, तो बेसिकली उस केस में ये शिप जिसके द्वारा वो वहाँ पर शिपमेंट कैरी आउट की जा रही है उनके द्वारा इशू किया जाएगा, फिर बाद में ये फर्दर आगे पहुँचाए जाएंगे, ठीक है, बाय कोरियर जहाँ पर वो आपका सामान पहुँचना है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा, जिसके चलते जिस व्यक्ति ने प्रोडक्ट वहां पर रिसीव करना है वो उस बिल को दिखाएगा, बोलेगा कि हाँ जी मुझे प्रोडक्ट यहां पर दे दीजिए। तो पूरी प्रोसेस काफी टायरिंग थी, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस थी। तो उसी के चलते फिर यहां पर क्या बात रखेगी, किस प्रकार से हम ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के हिसाब से यहां पर क्या बोला गया, एक बार अगर हम इस चीज को थोड़ा समझें, यहां पर देखिए जो आपका शिपर रहेगा बुक करेगा वेसल जिस पर जहां भी आपको उनको सामान भेजना है, फिर जो शिपर है और जो कैरियर है नेगोशिएट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन, और जब वो फाइनलाइज हो जाएंगे तो कैरियर क्या करेगा, वहां पर इशू कर देगा ईबीएल, इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ लेडिंग, जो कि शिपर को यहां पर दे जाएगा। शिपर फिर यहां पर क्या करेगा, जो कंसाइनी है जिसके पास से सामान जाना है उसे ये बिल वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ट्रांसफर कर देगा। अब जब वेसल आपकी अराइव करेगी डिस्चार्ज पोर्ट पर, तो कंसाइनी क्या करेगा, ट्रांसफर जो यहां पर किया गया है उसको ई बिल उसे रिलीज एजेंट को यहां पर भेजेगा, जिसके चलते वो अपना कार्गो यहां पर कलेक्ट कर पाएंगे। अब इसके माध्यम से हमें बेनिफिट्स क्या देखने को मिल रहे हैं कि टर्न अराउंड टाइम यहां पर कम हो चुका है, कि इजीली वो प्रोडक्ट आपका फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, उसके बाद आपका अनलोडिंग उसकी प्रोसेस यहां पर हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितनी भी इनएफिशिएंसीज वहां पर देखने को मिल रही थी उसे हम रिड्यूस कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी प्रकार की टेम्परिंग यहां पर नहीं हो रही, डुप्लीकेशन यहां पर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बेनिफिट्स के तौर पर कहीं ना कहीं शायद पूछ लिए जाए, तो जरूरी है कि इन चीजों के बारे में एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग आपको हो रखे, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन वहां पर पूछ लिया जाए तो आप एक अच्छा सा आंसर वहां पर निकाल सके कोड्स के माध्यम से, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज आपकी यहां पर क्लियर होगी हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिवर्स फ्लिपिंग के बारे में। तो इकोनॉमिक सर्वे का जब हमने सेशन कंडक्ट किया था तो वहां पर इस टर्म के बारे में बात की थी, बीच में भी एक प्रीमिक्स में इसके बारे में बात की गई है, बट अगेन मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लिपिंग पहली बात क्या होती है। तो बेसिकली अगर बहुत सारी जो आपकी ऐसी कंपनीज हैं, ठीक है जी, मान ली इंडिया में यहाँ पर काम करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, गुड्स प्रोवाइड करती हैं, सडनली अगर वो ऐसा डिसाइड करेंगे कि नहीं यार हमें यहाँ से अपना बेस शिफ्ट कर देना है, हमें बाहर कहीं अपना बेस यहाँ पर सेटअप कर लेना है, कारण क्या रहेगा कि भैया वहां पर अच्छे बेनिफिट्स वहां पर मिल रहे होंगे। कि जैसे एस्टोनिया की बात अगर हम करें, एस्टोनिया में अगर आपको कंपनी रजिस्टर करनी है 4 से 5 घंटे में आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी ज्यादा वहां पर है। तो इसीलिए कंपनीज फिर क्या करती हैं, जहां पर वो काम कर रही थी, जहां पर उनकी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेशन हो रखी थी, वहां से अपना बेस शिफ्ट कर लेती हैं। अच्छा, अब बात आती है भैया रिवर्स फ्लिपिंग क्या चीज है, उससे हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो रिवर्स फ्लिपिंग का मतलब यह हुआ कि जो इंडियन कंपनीज बाहर जा चुकी हैं फ्लिपिंग के माध्यम से, उन्हें वापस लेके आना है, वापस इंडिया में लेके आना है, ठीक है। डेफिनेटली वो इंडिया के फिर जो टैक्स रेवेन्यूज है उनमें कंट्रीब्यूट करेंगी ना यहाँ पे, तो वही चीज। तो अब क्यों कंपनीज यहां पर रिवर्स फ्लिपिंग के ऊपर ध्यान देंगी कि भैया उस प्रकार से इंडिया में अच्छा माहौल बन चुका है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो चुका है, इंडिया ऑफर कर रहा है कि आप पब्लिक जा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से या अपने आईपीओ के माध्यम से यहां पर कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो अगर ऐसे नॉर्म्स, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे या जो कंप्लायंस है उसको हम थोड़ा कम कर दें, उसका बर्डन जो है इन कंपनीज के ऊपर कम कर दें, तो डेफिनेटली हम रिवर्स फ्लिपिंग भी यहां पर देख पाएंगे। तो एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग रखना जरूरी है कि फ्लिपिंग और रिवर्स फ्लिपिंग क्या चीज होती है। तो आई होप ये भी चीज आपकी यहां पर क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं इन्वेंट्री ओवरहैंग। अगेन एक ऐसी टर्म जो कि आप शायद सोचें तो आपको लगे कि शायद मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में, किस चीज से रिलेटेड है। तो ये थोड़ा आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड यहाँ पर टर्म है। तो बेसिक सी कहानी यहाँ पर क्या लिखी गई है कि इन्वेंट्री ओवरहैंग रेफर करता है टू द एस्टिमेटेड टाइम पीरियड जो कि डेवलपर्स को यहाँ पर लग रहा है किसी भी अपनी अनसोल्ड प्रॉपर्टी को वहां पर बेचने में, कि किस प्रकार की करंट सेल्स वेलोसिटी वहां पर चल रही है। करंट सेल्स वेलोसिटी का यहाँ पर क्या मतलब रहा कि समझ लीजिए कि एक प्रकार से रियल एस्टेट में बूम आ गया। बूम आ गया मतलब कि यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है, लोग चाह रहे हैं कि भैया हमारा खुद का यहां पर घर हो। जैसे करंट सिनेरियो में भी हम यहां पर देख सकते हैं कि
आपको उस प्रकार का ग्रोथ वाला ट्रेंड यहां पर देखा जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर में, डेवलपर्स को थोड़ा फायदा हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि इन्वेंट्री ओवरहैंग, जो कि जनरली हम कहते हैं कि 18 से 24 महीने तक का बहुत ही अच्छा हेल्दी यहां पर माना जाता है। कारणवश अब वही वाली बात है, डिमांड सप्लाई का खेल है, हमें यहाँ पर प्राइस को स्टेबल रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम कब होगा, जब डिमांड बिल्कुल भी नहीं होगी। डेवलपर्स यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज बनाते जा रहे हैं पर डिमांड मार्केट में नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, डेवलपर्स विल बी फोर्स कि उन्हें अपना प्रोडक्ट या उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने तैयार की है, जो भी एसेट वहां पर तैयार हुआ है, घर है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उन्हें सस्ते में बेचना पड़ रहा है। तो उस केस में अगेन वहां पर उनका नुकसान हो गया। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि बहुत बूम आ रहा है मार्केट में, प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उस केस में हम क्या देखेंगे कि भैया बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। जो डेवलपर के जो एसेट्स वहां तैयार किए गए हैं, जो प्रॉपर्टीज ये तैयार की गई हैं, बहुत रैपिडली यहाँ पर बिक रही हैं, तो उस केस में डेफिनेटली प्राइस बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब प्राइस अगर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी इतना फिजिबल नहीं है हमारे लिए, सभी के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए ना घर होना। ठीक है, तो जो आपका इन्वेंट्री ओवरहैंग 18 से 24 महीने तक यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर इको सर्वे में इस प्रकार का ग्राफ वहां पर दिया गया था, जिसके आधार पर हमने देखा कि इन्वेंट्री ओवरहैंग यहाँ पर डिक्लाइनिंग, हल्का सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड यहाँ पर देखा गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है जी, तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड यहाँ पर क्या बता रहा है कि मार्केट में इस टाइम रियल एस्टेट की डिमांड है, मतलब वहां पर लोग घर खरीद रहे हैं, लोग वहां पर अपनी इस प्रकार की प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तो डेवलपर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कम समय में, मान लीजिए उन्होंने अगर जनवरी 2022 को यहाँ पर तैयार की हैं, तो हो सकता है कि आने वाले 9 से 10 या 12 महीनों में ही वो वहां पर बिकनी शुरू हो जाए, जो कि पहले अराउंड 18 से 24 महीने वहां पर ले रही थी। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है कि इन्वेंट्री ओवरहैंग क्या बताना चाह रहा है, उसकी वैल्यूज अगर ऊपर नीचे जाए उससे हमें क्या पता लग रहा है। ऊपर जा रही है अगर इन्वेंट्री ओवरहैंग आपका ज्यादा मंथ्स में यहाँ पर दिखा रहा है, उसका मतलब क्या है कि मार्केट में इतनी ज्यादा डिमांड यहाँ पर नहीं चल रही। ठीक है, बट अगर इन्वेंट्री ओवरहैंग आपका कम जाता जा रहा है तो मतलब मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा यहाँ पर चल रही है। तो आई होप ये भी चीज आपकी यहाँ पर क्लियर होगी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उइदौती ग्रीनस्पैन आईएमएफ रूल, अब ये किस चीज से रिलेटेड है, अगेन इको सर्वे का आपका एक पर्टिकुलर उस प्रकार का बॉक्स था वहां पर। ठीक है, उसी में मेंशन किया गया था। तो क्या यहां पर बात रखी गई है, ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू एडिक्वेसी ऑफ रिजर्व्स। देखिए किसी भी देश के लिए जो उस देश के फॉरेक्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करते हैं। ठीक है जी, कि कभी भी किसी प्रकार की दिक्कतें, बीओपी क्राइसिस वहां पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली फॉरेक्स को वहां पर यूज किया जा सकता है। ठीक है, चलो वो तो आपको पता ही है, उस कहानी में हम इतना ज्यादा नहीं जाएंगे। बट बात आती है कि कितने फॉरेक्स सफिशिएंट हैं, एडिक्वेसी नापनी है ना वहां पर उनकी, कि कितने हमारे लिए सफिशिएंट है। तो हर एक कंट्री को नापने के लिए अलग अलग मेथड्स वहां पर यूज किए जाते हैं। तो जनरली 3 मेजर्स हैं कि पहली बात कि जितना आपका इंपोर्ट हो रहा है, जनरली हम इसमें क्या कहते हैं कि 3 मंथ्स के इंपोर्ट के लायक आपके पास फॉरेक्स यहां पर होना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज को ना मैं एक और टर्म यहां पर कहते हैं, अब वो टर्म आपके लिए होमवर्क है, जो नंबर ऑफ मंथ्स में यहां पर बताई जाती है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि कौन सी टर्म है। ठीक है, तो पहली बात कि आपके पास 3 महीने के इंपोर्ट के लायक यहां पर फॉरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, उतने रिजर्व्स आपके पास होने चाहिए। फिर आपका जो मनी सप्लाई इकोनॉमी में चल रहा है उसके हिसाब से आपको अपने कुछ रिजर्व्स मेंटेन करके रखने। एंड फिर मेजर्स यहां पर किसके हिसाब से लिए जाते हैं, एक्सटर्नल डेट के हिसाब से। तो जो आपका गुइदौती ग्रीनस्पैन आईएमएफ रूल है, ये बेसिकली यही चीज यहां पर कहता है कि जो कंट्री के रिजर्व्स हैं शुड इक्वल जो उनके शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट है, मतलब जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की है, कि इसकी जो वैल्यू, जो रेशो यहां पर निकलनी चाहिए, मतलब जो फॉरेक्स अपॉन जो शॉर्ट टर्म डेट है, इसकी जो रेशो निकलनी चाहिए 1 के अराउंड यहां पर होनी चाहिए। कंट्री की जो रिजर्व्स हैं उसकी इतनी रेशो यहां पर रहनी चाहिए, रिजर्व्स टू शॉर्ट टर्म डेट की 1 के बराबर रहेगी। तो मतलब शॉर्ट टर्म डेट जो कि 1 साल का है, अगर वो सडनली यहां पर हमें उसकी भरपाई करनी पड़ जाए तो उतना रिजर्व तो हमारे पास मेंटेन रहना चाहिए। तो ये भी पर्टिकुलर चीज थी जो कि वहां पर मेंशन की गई थी। तो रैशनल यहां पर क्या है कि कंट्रीज वुड हैव इनफ रिजर्व्स टू कोप अप विद द विड्रॉल ऑफ शॉर्ट टर्म फॉरेन कैपिटल। ठीक है, उस प्रकार से उसको यहां पर पूरा कर सकते हैं। आई होप ये भी चीज आपको यहां पर समझ में आ गई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक इंपॉर्टेंट टर्म, डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन। अब ये भी टर्म अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि भैया जो टर्म है न्यूज में देखी गई थी किस चीज से रिलेटेड है, तो अगेन आपको थोड़ा सोच में आप पड़ जाएंगे वहां पर।
कि यार हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो क्विकली यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये टर्म यहाँ पर क्या कहती है। तो बेसिकली ये जो आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन है, ये एक तरीके का इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया था, जिसके आधार पर जो पूरी लोन प्रोसेस है ना, किसी भी बैंक की जब आप लोन लेने जाएंगे, आपको बैंक वहाँ पर क्या बोलेगा, हाँ जी सर अपना पहले बताइए क्या आपके पास है, क्या आपका सैलरी इनकम कहाँ से आता है, ठीक है, तभी तो देख पाएंगे ना कि आप लोन की जो इनकम है, मतलब लोन की जो आपकी यहाँ पर पेमेंट्स यहाँ पर आपको करनी है, आप कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपका पूरा क्रेडिबिलिटी चेक किया जाएगा ना वहां पे। तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं, उस केस में ये कहा जा रहा है कि भाई साहब जब आप बैंक में लोन के लिए जाएंगे तो बहुत सारी जो प्रोसेस है उसके थ्रू आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बहुत सारी करनी पड़ती है, जिसके चलते जो पूरी प्रोसेस है थोड़ी इनएफिशिएंट वहां पर बन जाती है, ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा वाला पीरियड वहां पर बढ़ जाता है। तो उसके लिए यहां पर क्या बोला गया कि डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन ये एनेबल करेगा बैंक को कि डिजिटाइज करे पूरी लोन प्रोसेस को, जिसकी वजह से जो आपकी पूरी प्रोसेस है वो एफिशिएंट भी बनेगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी बनेगी। तो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, उनके अंतर्गत ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव यहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। किस तरीके से काम करता है, बेसिक से ऑब्जेक्टिव आपको बता दी गई है कि भैया 15 दिन का अगर आपका समय लग रहा है किसी फिजिकल वर्क फ्लो में, तो वहीं आपका 5 दिन में विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर DDE डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन 5 दिन में आपका लोन यहां पर प्रोसेस हो जा रहा है। तो अगेन अगर क्वेश्चन आ जाए किस चीज से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना बैंकिंग से रिलेटेड है, एंड बैंकिंग में पर्टिकुलरली आपके लोन सर्विसेज को और बेहतर और फास्टर यहां पर प्रोवाइड करने के लिए तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बात यहां पर डेट सर्विस रेशो की। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस साल की इको सर्वे में इसका जिक्र भी वहां पर किया गया था, एक टेबल वहां पर आपको दिया गया था। तो बेसिक सी कहानी क्या है डेट सर्विस रेशो की, कि बेसिकली इसे यूज किया जाता है तो क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए रेशियो ऑफ डेट सर्विस पेमेंट्स। डेट सर्विस पेमेंट्स में क्या कहेंगे कि भैया अगर आपने 1000 रुपए का यहां पर उधार लिया है, ठीक है, 10% के हिसाब से, तो टोटल आपकी लाइबिलिटी कितनी बनी, कितना आपको वापस करना है, 1100 रुपए यहां पर वापस करने हैं। बट आप उसको डिवाइड कर लेंगे मंथली पेमेंट में, यहां पर आपका कन्वर्ट हो जाएगा, चलो वो तो अलग बात है, बट करना तो ये पूरा वापस है ना, इंटरेस्ट वापस करके तो बात नहीं बनेगी ना। तो टोटल जो आपकी डेट सर्विस पेमेंट्स है, जिसमें आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यहां पर देखा जाएगा ऑफ अ कंट्री इन कंपैरिजन टू द सेड एक्सपोर्ट अर्निंग्स। कि मान लीजिए आपका एक्सटर्नल डेट इस तरीके का चल रहा है, आपने बाहर से उधार यहां पर ले रखा है, तो उस उधार की पेमेंट आप कैसे करेंगे, जब आप अपनी चीजें यहां पर एक्सपोर्ट करेंगे, चीजें एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो आप डॉलर में कमाएंगे, एक्सटर्नल डेट है डॉलर डिनोमिनेटेड, तभी तो उसकी पेमेंट यहां पर हो पाएगी। तो डेट सर्विस रेशो यही यहां पर बताने की कोशिश करता है। तो बहुत ही प्राइमरी इंडिकेटर यहां पर माना जाता है कंट्री के डेट पोजीशन को यहां पर एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ कुछ बातें वहां पर रखेगी। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि क्या यहां पर अच्छी रेशो मानी जाती है, तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ कंट्री जो आपकी वेल्दियर रहेगी, कब माना जाएगा कि हाँ जी भाई उस कंट्री के पास काफी फॉरेक्स रिजर्व अवेलेबल है, काफी सारा पैसा यहां पर अवेलेबल है, ठीक है, कब उसकी सिचुएशन जो है वो अच्छी स्टेबल है, तो हम कब मानेंगे जब उसकी डेट सर्विस रेशो यहां पर कम देखने को मिलेगी। कैसे, क्या किस किस की रेशो यहां पर निकाल रहे हैं कि जो डेट सर्विसिंग यहां पर होनी है अपॉन जितना उनका एक्सपोर्ट के माध्यम से पैसा यहां पर आ रहा है। तो डेट सर्विसिंग यहाँ पर आपकी 1100 रुपए की होनी है, और यहाँ पर हम कह दें कि भैया 900 रुपए का आपका एक्सपोर्ट से आप यहाँ पर कमा पा रहे हैं, तो आपकी जो परसेंटेज है कुछ ना कुछ यहाँ पर आएगी, 1 पॉइंट या 10 पॉइंट कुछ यहाँ पर आ सकती है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर निकाल लेंगे इस चीज़ को। तो बट यहाँ पर क्या मेजर चीज़ यहाँ पर क्या रखी जा रही है कि फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्री जो आपकी रेशो है 0 to 20% यहाँ पर देखने को मिलती है, तो उसे हम थोड़ा अच्छा मानते हैं। इससे ज़्यादा अगर यहाँ पर बढ़ती जाए तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि भैया जो आपकी डेट सर्विस रेशो है या जो पर्टिकुलर ये पूरा इंडिकेटर है, ये आपको रिजल्ट बता रही है कि आप थोड़ा अनसस्टेनेबल तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपका डेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आपकी अर्निंग्स यहाँ पर उतनी नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट रेशो है, हालांकि ये कहीं इको सर्वे में इस रेशो का जिक्र नहीं किया गया था, बट स्टिल कंफ्यूजन रहता है कि डेट सर्विस रेशो एंड डेट सर्विस कवरेज रेशो। तो बेसिकली यहां पर क्या बात रखी जाती है कि कितनी नेट ऑपरेटिंग इनकम है टू द टोटल डेट सर्विस। ऑपोजिट कर दिया गया इस चीज को कि आपका जो टोटल इनकम यहां पर आप जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपने यहां पर 10,000 रुपए की इनकम जनरेट की, बट आपके जो एक्सपेंसेस थे 5,000 के थे, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम यहां पर कितनी आ जाएगी आपकी 5 की आ जाएगी। उस हिसाब से जो आपका उधार था वो 3,000 का था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इन दोनों की रेशो यहां पर निकाली जाएगी। तो इस केस में जो आपकी ये डेट सर्विस कवरेज रेशो है DSCR है, इसकी वैल्यू अगर बढ़ती हुई देखने को मिले तो इट्स अ पॉजिटिव साइन, बट डेट सर्विस रेशो में अगर वैल्यू बढ़ती हुई देखने को मिले तो वो हमारे लिए नेगेटिव साइन यहां पर माना जाएगा। प्लीज इस चीज का यहां पर ध्यान रखिएगा।
तो आई होप ये भी चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई हो। तो इस प्रकार से डेट सर्विस रेशो के बारे में यहाँ पर बात की गई थी। एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड, कुछ हद तक डिक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ पर क्या बता रहा है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल स्टेटस है, फाइनेंशियल हेल्थ है, एक तरीके की जो डेट सर्विसिंग की जो इंडिकेटर है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, कि धीरे धीरे कम होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आई होप ये भी चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई हो। चलिए फिर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आई थिंक बहुत बार जिसके बारे में डिस्कशन हो चुका है कि ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। देखिए कभी भी किसी भी इकोनॉमी में अगर ग्रोथ देखी जाती है तो ग्रोथ के लिए कैसे काम किया जाता है कि भैया नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार हों। नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए आपको नए एसेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं आपको उस प्रकार के। तो उन एसेट्स को क्रिएट करने के लिए आपको उधार लेना पड़ता है। वही वाली बात आई ना कि अगर मैंने अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो पहले मैं उधार लूंगा ना। इतना पैसा तो अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो कैसे मेरी बात बनेगी, मैं उधार लूंगा। तो उस उधार की भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट रहेगी। ठीक है, अच्छा अब अगर मैंने बिजनेस के लिए उधार यहाँ पर ले लिया और मेरा बिजनेस यहाँ पर ग्रो कर रहा है तो मेरी ग्रोथ रेट भी यहाँ पर रहेगी। तो ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल यहाँ पर क्या कहता है कि बेसिकली हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं कि कितनी ग्रोथ रेट है और कितना आपका इंटरेस्ट रेट आ रहा है। अगर ग्रोथ रेट माइनस इंटरेस्ट रेट, जो कि आपका यहां पर GIRD गर्ड एक तरीके से आप यहां पर कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू यहां पर आ रही है, अगर ये नेगेटिव हो जाए तो उस केस में हम क्या कहते हैं, जैसे कि यहां पर देखा गया ये नेगेटिव हो जाए तो मतलब जो आपकी डेट है वो अनसस्टेनेबल नेचर की यहां पर बन चुकी है। अनसस्टेनेबल नेचर की मतलब कि आपकी ग्रोथ रेट उतनी नहीं है कि जिसके हिसाब से आप अपनी इंटरेस्ट रेट की भी पेमेंट यहां पर कर पाए। ठीक है, बट अगर ये पॉजिटिव देखने को मिल रही है, चलो फिर अच्छा इंडिकेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो नेगेटिव है ये किस केस में था, जब बहुत ज्यादा यहां पर बोरिंग की गई थी सरकार द्वारा भी उस तरीके से। क्यों? क्योंकि उस प्रकार का एक बूस्ट इकोनॉमी को प्रोवाइड करना था, क्योंकि हम पेंडेमिक से वहां पर फेस कर रहे थे। ठीक है जी, तो आई थिंक ये भी चीज आपकी यहां पर क्लियर होगी हो। चलिए फिर आती है बात यहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी, बट अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आइए थोड़ा सा यहां पर जान लेते हैं। तो बेसिक सी कहानी यहां पर क्या है प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड, कि बेसिकली अगर हम बात करें, मान लीजिए आप किसी स्टॉक एक्सचेंज पे गए, वहां पर जाके आपने देखा कि यार मेरे को कुछ बॉन्ड्स यहां पर खरीदने हैं। ठीक है, अब बॉन्ड्स आपको खरीदना, आप देखेंगे कि सरकारों ने भी वहां पर अपने बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या किसी और एंटिटी ने, कॉर्पोरेट एंटिटी ने भी वहां पर अपना बॉन्ड इशू करके रखा है। तो उस केस में आप क्या देखेंगे कि हाँ जी यार बॉन्ड कैसा है, क्या उसकी रेटिंग यहां पर कहती है, उस हिसाब से आप उस बॉन्ड को खरीद लेंगे। तो वो तो रहा कि आपको पब्लिकली वो बॉन्ड अवेलेबल था। बट यहां पर क्या बात रखी जा रही है कि कंपनीज, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो क्या कर रही हैं, अपने बॉन्ड्स प्राइवेट प्लेसमेंट के हिसाब से यहां पर सेल कर रही हैं। कि वो क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड उनके इन्वेस्टर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें वो बॉन्ड वहां पर बेच रहे हैं। ठीक है जी, तो जनरली आपको क्या कहते हैं कि जिसमें आपके 50 से कम व्यक्ति या एंटिटीज रहें तो आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट यहां पर की जा रही है, जिसमें आपकी इस प्रकार की सिक्योरिटीज का जो इशुएंस किया जा रहा है, मतलब सिक्योरिटीज जो बॉन्ड वहां पर इशू किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड ग्रुप को, तो उस केस में हम कहते हैं कि भैया वहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट हुई है। तो यहां पर कंपनीज क्यों से प्रेफर करती हैं, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भैया थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव देखा जाता है, टाइम इफेक्टिव मेथड भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी उन्हें स्ट्रक्चर किया जा सकता है, जो भी एंटरप्रेन्योर या इन्वेस्टर्स की नीड्स हैं उसके हिसाब से आपस में बातचीत होकर यहाँ पर हो सकता है कितनी यील्ड, कितना आपका एनुअल कूपन पेमेंट रहेगा, कितने टाइम की मैच्योरिटी रहेगी, उस हिसाब से यहाँ पर बात की जा सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट है इसमें इतना ज्यादा कंप्लायंस बर्डन नहीं है जितना कि पब्लिक इशू में पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपका ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, जो आपके ऑनलाइन बॉन्ड की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जिस प्रकार के प्रोवाइडर्स जो यहाँ पर तैयार हो रखे हैं, काफी सारे आपके जो फिनटेक्स हैं जिनको बैकिंग है स्टॉक ब्रोकर्स की, तो बेसिकली जैसे जैसे उनका राइज हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, वैसे वैसे प्राइवेट प्लेसमेंट जो है आपकी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की वो थोड़ा सा कम होती हुई देख रहे हैं। कि प्राइवेट कंपनीज अब क्या चाह रही है कि प्राइवेट कंपनीज देख रही है कि यार चलो ठीक है, काफी इजी होता जा रहा है हमारे लिए, कंप्लायंस बर्डन थोड़ा कम होता जा रहा है, इजीली हम इशू कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो उस तरीके से हमारा जो इसमें थोड़ी मॉडरेशन यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, इको सर्वे में मेंशन किया गया था, थोड़ी मॉडरेशन देखने को मिलेगी, थोड़ा सा एक रीजनेबल लेवल के यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट्स यहाँ पर की जा रही हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर क्या है कि कंपनीज क्यों इस मेथड को यहाँ पर प्रेफर करती हैं विद रिस्पेक्ट टू जो आपका पब्लिक इशू वहां पर किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये भी चीज आपकी यहां पर क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती बात प्राइमरी बैलेंस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब आप बोलेंगे सर इतनी बड़ी टर्म है, इतना बड़ा फिगर है, इसका क्या मतलब आप कह रहे हैं? तो मेरा सिंपल सा पॉइंट है इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, प्राइमरी बैलेंस के ऊपर, कि प्राइमरी बैलेंस एग्जैक्टली है क्या चीज।
तो बेसिकली प्राइमरी बैलेंस में हम क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं एक्सपेंडिचर से। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से जो आपका रेवेन्यू रसीट्स है, ठीक है, थोड़ा क्विकली यहां पर समझते हैं, 500 रुपए की है, ठीक है जी। उन रेवेन्यू रिसीट्स में फिर हम आगे बढ़े, फिर आती है कौन सी आती है, कैपिटल रिसीट्स आती हैं, ठीक है जी। अब ये जो कैपिटल रिसीट्स हैं वो किस नेचर की है, नॉन डेट की, बोरोइंग जहां पर इंक्लूड नहीं की। मान लेते हैं कि वो यहाँ पर 300 रुपए की यहाँ पर वो मान लेते हैं हम, एक तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं। उसके अलावा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका यहाँ पर वो कितना देखा जा रहा है, इस प्रकार का हम इसे मान लेते हैं यहाँ पर 600 रुपीज का। इंटरेस्ट पेमेंट जिसमें से कितनी है, 200 रुपए की देखने को मिल रही है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर 500 रुपए देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसी का कंपोनेंट है ये इंटरेस्ट पेमेंट, इन सभी को ऐड मत करना, सिर्फ इन्हीं दो एंटिटीज को हम ऐड करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1100 रुपए, क्लियर है। 600 प्लस 500 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और रिसीट्स यहाँ पर कितनी जनरेट हुई, टोटल रिसीट्स यहाँ पर कितनी की आई, 500 प्लस 300 800, ठीक है। तो मतलब खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, उसकी वजह से क्या यहाँ पर क्रिएट हो गया, यहाँ पर हमारा फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो गया। उसके लिए फिर हम प्राइमरी डेफिसिट भी यहाँ पर निकालते थे कि नहीं निकालते थे, निकालते थे ना। तो प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पर क्या आएगा कि भैया जितना यहाँ से माइनस कर लीजिए, 300 रुपए का आ गया, 300 रुपए आपको यहाँ पर बोरिंग करनी पड़ेगी, ओके। फिर वहां से हम क्या कह रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, जो आपका 300 रुपए यहाँ पर वैल्यू आ गई कि चलो प्राइमरी डेफिसिट भी निकाल दो, तो इंटरेस्ट पेमेंट हमने बता रखा था कि 200 रुपए की यहाँ पर हो रही है, तो उसके हिसाब से जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है वो कितना यहाँ पर आ गया, सॉरी माफी चाहूंगा, ये आपका फिस्कल डेफिसिट रहेगा। प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 में से आप 200 निकाल दीजिए। आई होप आप सभी ने ये टाइप ऑफ डेफिसिट्स पढ़े हो, हमने एक और सेशन में वहां पर डिस्कस किए थे, फ्यू मिनट्स में भी डिस्कस किया, अगर नहीं किए तो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट यहां पर आपका 100 में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो प्राइमरी डेफिसिट है इसको हम एक तरीके से हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्राइमरी बैलेंस भी यहाँ पर कह रहे हैं। अब ये प्राइमरी डेफिसिट भी हो सकता है या फिर सरप्लस भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि यहां पर आपका प्राइमरी सरप्लस क्रिएट हो रहा है, कि यहां पर जो आपकी पुरानी इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से आज आपकी प्राइमरी डेफिसिट की जो वैल्यू है ये -100 में यहां पर आ रही है। 400 की आपकी इंटरेस्ट पेमेंट है, फुल आपका फिजिकल डेफिसिट 300 का है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हम वहां पर क्या कहने की कोशिश करेंगे अगर प्राइमरी सरप्लस वहां पर क्रिएट हो रहा है, कि भैया यहां पर हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि पुराने उधार की भरपाई ज्यादा हो रही है और करंट सिनेरियो में सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, ओके। तो इसीलिए प्राइमरी बैलेंस को हम यहां पर एज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर देखते हैं, किस चीज के लिए, कि करंट फिस्कल एफर्ट किस तरीके का है, करंट फिस्कल मैनेजमेंट किस तरीके की है। कि सिंस जो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं प्री डिटर्मिन्ड है बाय द साइज ऑफ प्रीवियस डेफिसिट, उसके हिसाब से वहां पर प्री डिटर्मिन्ड है कितनी आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है, उसको हमने यहां पर बाहर निकाल दिया। फिर जो कंट्रीज हैं जिनके काफी ज्यादा पब्लिक डेट टू जीडीपी वहां पर देखने को मिलता है, तो उनके लिए प्राइमरी सरप्लस इज नॉर्मली व्यूड एज अ इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इंडिकेटर, ठीक है जी, जिसके लिए बहुत नेसेसरी यहां पर माना जाता है, ताकि उस प्रकार से आप अपनी डेट टू जीडीपी रिडक्शन आने वाले समय में देखेंगे। बट अगर आपका ये प्राइमरी डेफिसिट यहां पर देखने को मिल रहा है तो मतलब आप फ्रेश बोरिंग्स भी यहां पर कर रहे हैं, सिर्फ पुराने उधार पूरे करने के लिए यहां पर काम नहीं चल रहा, आपको नए उधार भी यहां पर लेने पड़ रहे हैं। एफिशिएंसी अभी भी आपकी जो करंट फिस्कल मैनेजमेंट की है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वहां पर मेंशन की गई थी इको सर्वे में विद रिस्पेक्ट टू सम अदर कंट्रीज, कि यहाँ पर कुछ कुछ कंट्रीज हैं, जर्मनी हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूके हो गया, इनके द्वारा थोड़ी एक्स्ट्रा बोरिंग्स यहाँ पर की गई हैं, जो उनके प्रोजेक्टेड थी उसके ज्यादा एक्स्ट्रा बोरिंग्स यहाँ पर इनके द्वारा की गई हैं, ताकि एक्स्ट्रा स्पेंडिंग यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर की जा सके। बट इनकी जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी वहां पर रखी गई थी प्राइमरी बैलेंस। तो प्राइमरी डेफिसिट का ही कॉम्पोनेंट है भैया, घबराना नहीं इस चीज से, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक आज का, वेटेड एवरेज कॉल रेट। अच्छा, कॉल रेट तो आपने जरूर सुना होगा, कॉल मनी रेट के बारे में बात करते हैं ना। कॉल मनी किसे कहते हैं, जिसमें हम शॉर्ट टर्म फंड्स यहां पर लिए जाते हैं, उनकी उधारी यहां पर की जाती है, और उसका उनको एक मनी मार्केट का जो आपका एक कंपोनेंट है, ओवरनाइट अनसिक्योर्ड नेचर का, ठीक है। बिल्कुल आपको आई होप ये चीज यहां पर याद हो, ठीक है। तो उसमें यहां पर बात आती है वेटेड एवरेज कॉल रेट की, किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन यहां पर की जाती है। तो ये बहुत ही अब इंपॉर्टेंट यहां पर इंडिकेटर बन गया, एक तरीके का एक हमारे लिए टारगेट यहां पर बन गया मॉनेटरी पॉलिसी का भी। किस तरीके से, क्योंकि ये जो कॉल रेट यहां पर है, जो आपका वेटेड एवरेज कॉल रेट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओवरनाइट बेसिस पर अनसिक्योर्ड नेचर की कौन सी बोरिंग्स वहां पर की जा रही है। तो ये डायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस सिस्टम में लिक्विडिटी किस तरीके की है। सही बात है कि नहीं है, कि जैसे अगर आरबीआई ने अपना रेपो रेट यहां पर स्थापित कर दिया है,
कि 6.5% पर यहाँ पर रेपो रेट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बैंक के पास नहीं ऑप्शन अवेलेबल है कि वो रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई से पैसा ले सके, बट उसको अर्जेंट पैसों की यहाँ पर जरूरत है ताकि अपना पूरा कंप्लायंस पूरा कर सके, सीआरआर एसएलआर की पूरी जो रिक्वायरमेंट्स है उसे यहाँ पर पूरा कर सके और लिक्विडिटी क्रंच वहां पर क्रिएट ना हो। उस केस में वो क्या करेगा, उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, उस प्रकार के कॉल मनी वाले ऑपरेशंस कंडक्ट करेगा मनी मार्केट के, ठीक है। अब अगर वहां पर उसको देखने को मिलेगा कि हाँ जी यहाँ पर जो आपका कॉल मनी रेट या जो आपका वेटेड एवरेज कॉल रेट है ये रेपो रेट से ज्यादा देखने को मिल रहा है, या सिंपल तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूं वेटेड एवरेज कॉल रेट जो है वो रेपो रेट से ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो मतलब बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर बोरिंग कर रहे हैं। अगर बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर बोरिंग कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे कि लिक्विडिटी में हम क्या देख रहे हैं, क्रंच देख रहे हैं, एक तरीके का लिक्विडिटी कम होती हुई देखी जा रही है, ठीक है जी। तो वही चीज यहां पर कही गई है कि डेफिनेटली इट विल इंश्योर अनफ लिक्विडिटी टू एंकर कॉल रेट एट अराउंड रेपो रेट, कि हमें रेपो रेट के अराउंड यहां पर रखना है इसे। तो उस केस में हम यहां पर क्या बोला गया कि अगर आपका कॉल रेट रेपो रेट से ज्यादा बढ़ जाता है तो वहां पर क्या देखा जाएगा कि लिक्विडिटी डेफिसिट का सिग्नल मिल चुका है, काफी सारे बैंक्स यहां पर बोरिंग कर रहे हैं, कॉल रेट बढ़ता जा रहा है। डेफिनेटली जैसे जैसे बोरिंग की डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट भी वहां पर बढ़ता जाएगा। है तो एक तरीके का बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट ही ना ये, जिसके हिसाब से उन्हें अपनी उधार की भरपाई यहां पर करनी है। तो वही चीज यहां पर कही गई है कि वो सिग्नल करेगा कि लिक्विडिटी डेफिसिट यहां पर हो चुका है, तो यहां सेंट्रल बैंक कुछ टूल्स लेके आएगा ताकि लिक्विडिटी इन्फ्यूज की जा सके। बट अगेन वाइस वर्सा सिचुएशन में यहां पर क्या हो जाएगी कि जब आपका कॉल रेट रेपो रेट से यहां पर कम जा चुका है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि काफी सरप्लस लिक्विडिटी है, कि बहुत इजीली ओवरनाइट टर्म्स पे या ओवरनाइट आपकी लेंडिंग यहां पर की जा रही है और सस्ते रेट पर की जा रही है, रेपो रेट से काफी कम है। तो उस केस में क्या बोलेगा कि सरप्लस लिक्विडिटी बैंक्स के पास अवेलेबल है, तो उस केस में सेंट्रल बैंक यहां पर ऑपरेट करेगा कि उस सरप्लस लिक्विडिटी को बाहर निकाल सके। तो इसीलिए आपका ये वेटेड एवरेज कॉल रेट यहां पर यूज किया जाता है। तो यही कोशिश यहां पर आरबीआई की भी यहां पर रही कि इस वेटेड एवरेज कॉल रेट जो कि आपको रेड लाइन से यहां पर दिख रहा होगा कि ये हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कॉरिडोर के अंतर्गत ही वहां पर लाई करे, उसके अंदर ये ट्रेंड करे और उसके हिसाब से हम अपना मूवमेंट भी यहां पर देखते रहें, ठीक है जी। तो ये सिंपल सी कहानी थी इन पर्टिकुलर 11 टर्म्स से रिलेटेड। आई होप ये सारी टर्म्स आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। बहुत ही समय लगा के थोड़ी कोशिश की गई है आपको इन टर्म्स को समझाने की। तो कमेंट बॉक्स में जो आपको होमवर्क दिया गया था उस टर्म के बारे में बताइए विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें हम इंपोर्ट्स का यहाँ पर देखते हैं कितने हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व्स अवेलेबल हैं, कितने मंथ्स के इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं। डेफिनेटली उसे कमेंट बॉक्स में वहाँ पर मेंशन कीजिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीलिम्स का समय नजदीक आ रहा है तो भैया थोड़ा ध्यान रखना अपनी प्रिपरेशन का, अपना खुद का ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना एंड कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन पर थोड़ा भरोसा रखना। घबराना नहीं है, बहुत अच्छे से आपने मेहनत की है, बहुत अच्छे से आपने इतना कंसिस्टेंट एफर्ट यहाँ पर दिया है, टेस्ट आपने लगाए होंगे, रिवीजन आपने यहाँ पर की होगी, बट उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखते हुए किसी प्रकार का सेल्फ डाउट यहाँ पर मत क्रिएट करना, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और वहीं एक एनसीईआरटी की डिमांड बहुत ज़्यादा आजकल चल रही है कि एनसीईआरटी का कोई कोर्स होना चाहिए, तो वही हमारे रिस्पेक्टिव फैकल्टीज और एनसीईआरटी का कोर्स भी यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, जिसे आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं, जो भी इनिशियल लेवल पर यहाँ पर तैयारी करने की शुरुआत करें। 2024 के लिए यहाँ पर एक छोटा सा पीस ऑफ मैसेज है, ठीक है जी। चलिए, तो आई होप सभी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।